पुलवामा हमला एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरे देश को झकझोर देता है। पर जो हमें सतह पर दिखा वो पूरी कहानी नहीं थी। उसके नीचे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पेचीदा साजिश थी। तो चलिए इस पूरी जांच की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जांचकर्ताओं ने इस केस को क्रैक कैसे किया। तारीख थे 14 फरवरी 2019। जगह पुलवामा, कश्मीर। ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज हो गई। पुलवामा की उन शांत वादियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। धमाका धमाका कोई छोटा मोटा नहीं था। इतना भयानक था कि उसकी गूंज करीब करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बस के तो परखच्चे उड़ गए थे और ये कश्मीर के इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक बन गया। और इस हमले की कीमत चुकाई हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने। 40 जवान शहीद हो गए और न जाने कितने घायल हुए। अब देखिए, हमले का दावा तो एक लोकल लड़के ने किया था, पर यह सिर्फ एक लोकल आतंकी हमला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी साजिश थी। तो सवाल यही है कि जांच करने वालों ने आखिर इस गुत्थी को सुलझाया कैसे? तो हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन की तरह इसकी शुरुआत भी हुई पहले सुरागों से जो घटनास्थल पर मिले। चलिए देखते हैं कि शुरुआती कुछ घंटों में जांचकर्ताओं के हाथ क्या लगा। सबसे पहले तो आत्मघाती हमलावर की पहचान हुई। आदिल अहमद डार, एक लोकल मिलिटेंट। सुरक्षा बलों ने उसे सी कैटेगरी में रखा हुआ था, मतलब उसे एक कम अहमियत वाला और कम खतरनाक आतंकी माना जाता था। लेकिन ये अंदाजा बाद में बहुत गलत साबित हुआ। तो हमले के फौरन बाद जैश-ए-मोहम्मद ने एक वीडियो रिलीज किया। अब पहली नज़र में तो ऐसा ही लगा कि आदिल डार ही है जो जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन कहानी इतनी सीधी थी नहीं। जब इस वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए एफबीआई के पास अमेरिका भेजा गया तो दो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पहली कि वीडियो में आवाज़ किसी और की थी, आदिल डार की नहीं। और दूसरी, जो कि बहुत बड़ी बात थी, कि जिस व्हाट्सएप अकाउंट से ये वीडियो फैलाया गया वो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से ऑपरेट हो रहा था। और यहीं पर पहली बार इस साजिश के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ गए। डिजिटल सुराग तो मिल ही रहे थे, लेकिन फिजिकल सबूत भी उतने ही जरूरी थे। अब कहानी में एंट्री होती है उस घोस्ट कार की जिसका इस्तेमाल इस हमले में किया गया था। इस हमले में VBID का इस्तेमाल हुआ था। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी कार जिसे एक चलते फिरते बहुत ही शक्तिशाली बम में बदल दिया गया हो। यह आतंकवादियों का एक बहुत ही विनाशकारी हथियार माना जाता है। सोचिए, घटनास्थल पर गाड़ी का लगभग कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय एक छोटे से टुकड़े के, क्रैंकशाफ्ट। पर यही छोटा सा टुकड़ा एक बहुत बड़ा सुराग बन गया। मारुति के एक्सपर्ट्स ने इसकी मदद से गाड़ी का इंजन और चैसिस नंबर ट्रेस कर लिया और फिर पता चला कि ये गाड़ी 7 बार बेची जा चुकी थी। जांच की सुई आकर रुकी आखिरी मालिक सज्जाद भट्ट पर, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। ठीक है, तो हमलावर की पहचान हो गई, गाड़ी का भी पता चल गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि ये सब प्लान किसने किया और कैसे? ये जो करीब 200 किलो का बम बना था, इसे बनाने का सामान बहुत ही खतरनाक था। मिलिट्री ग्रेड RDX, जो आपको खुले बाजार में तो मिल ही नहीं सकता, उसे पाकिस्तान से 20-25 किलो के छोटे छोटे बैच में लाया गया। साथ में 500 जिलेटिन स्टिक्स, अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर भी था। और ये सारा सामान एक लोकल मददगार शाकिर बशीर की छत पर जमा किया गया और वहीं पर बम को तैयार किया गया। अब जांच एक ऐसे मोड़ पर थी जहां सुराग मानो खत्म से हो रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसी जगह से कामयाबी मिली जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक अजीबो-गरीब पुराना मैसेज जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। अब जरा इस मैसेज को देखिए। हाय जानू, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार दूंगा। ये एक धमकी भरा मैसेज था जो हमले से बहुत पहले एक पुलिस ऑफिसर को मिला था। उस वक्त तो लगा कि ये कोई मामूली सी बात है, किसी ने मजाक किया होगा, पर किसी को क्या पता था कि यही एक छोटा सा मैसेज इस पूरे केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बनने वाला था। ये मैसेज जिसने भेजा था उसने अपना नाम बताया था, इदरीस भाई। तो अब जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये इदरीस भाई है कौन? और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जांच एजेंसियां जिस आदमी को ढूंढ रही थी वो तो एक एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन उस वक्त किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही शख्स पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। देखिए हुआ क्या था।
27 मार्च को वो हाई जानू वाला नंबर फिर से एक्टिव हुआ। सुरक्षा बलों ने उसे ट्रैक किया और एनकाउंटर में इद्रीस भाई को मार गिराया, पर उसकी असली पहचान एक राज ही रही। फिर महीनों बाद जब पुलवामा जांच लगभग रुक सी गई तो अधिकारियों ने ये पुराना केस फिर से खोला। इद्रीस भाई के पास से मिली एक खास M4 राइफल ने शक पैदा किया और तब उसके टूटे हुए फोन को फोरेंसिक लैब भेजा गया। और बस यही वो कदम था जो सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से डिजिटल फोरेंसिक्स का जादू शुरू होता है, जिसने इस केस की लगभग हर एक गुत्थी को सुलझा कर रख दिया। उस मास्टरमाइंड के टूटे फूटे फोन से 100 GB से भी ज्यादा डेटा रिकवर किया गया। ये डेटा नहीं था, ये सबूतों का खजाना था। और इस डेटा ने तो पूरी साजिश की पोल खोल दी। पता चला कि इद्रीस भाई का असली नाम उमर फारूक था और वो जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भतीजा था। फोन में बम बनाने के वीडियो थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत के 16 घंटे के वॉइस नोट्स थे, 10 लाख रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड था और सबसे बड़ा सबूत, बम से लदी कार की एक तस्वीर जो लोकल मददगार शाकिर बशीर के घर के बाहर खड़ी थी। साजिश की हर एक कड़ी अब जुड़ चुकी थी। फोन से मिले सबूतों ने लोकल नेटवर्क को भी बेनकाब कर दिया। शाकिर बशीर, जिसने बम बनाने के लिए अपना घर दिया था, इंशा जान, जिसने उमर को पनाह दी, और सज्जाद भट्ट, जिसने वो गाड़ी खरीदी थी, इन सब की भूमिका शीशे की तरह साफ हो गई। और इस पूरी जांच का नतीजा क्या निकला? एक 13,800 पन्नों की चार्जशीट, जिसमें हर एक साजिशकर्ता, हर एक सबूत और साजिश की हर एक कड़ी का पूरा कच्चा चिट्ठा था। तो पुलवामा की ये पूरी जांच एक बात तो बिल्कुल साफ कर देती है कि अब आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। ये लोकल एक्टर्स और फॉरेन कमांड का एक खतरनाक मिक्स बन चुका है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब साजिशें इतनी पेचीदा हो रही हैं, तो हमारी जांच एजेंसियों को, हमारे सिस्टम को भविष्य में इन्हें रोकने के लिए खुद को कैसे और कितना बदलना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।